नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोस्ट कार्ड में। मैं आपका मित्र प्रमोद कोठारी। तो दोस्तों, आज बात करेंगे राजस्थान के कद्दावर जाट नेता हनुमान बेनीवाल जी के बारे में, और इस बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों जयपुर से लेकर के और दिल्ली तक सभी राजनीतिक पार्टियों ने और सभी नेताओं ने उनसे एक दूरी सी बना ली है। और किस बात से पता लगता है कि उनसे दूरी बना ली है? उन्होंने सचिन पायलट को कम से कम 4 से 5 बार कह चुके हैं कि आप मेरे साथ आ जाओ, लेकिन हैरानी की बात देखिए कि सचिन पायलट ने उनका जवाब तक देना मुनासिब नहीं समझा उनकी बात का। किरोड़ी लाल मीणा जी से भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी जवाब तक देना जरूरी नहीं समझा। एक और बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटा है पिछले कुछ दिनों में। हनुमान बेनीवाल जी ने अपनी सुपुत्री का जन्मदिन मनाया दिल्ली में। जन्मदिन से पहले वो लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला से मिलने पहुंचे। साथ में उनके संजीव बालियान थे, जो उत्तर प्रदेश के जाट नेता हैं। और राजनीतिक गलियारों से एक खबर आ रही है कि उन्होंने ओम बिड़ला जी से और बीजेपी के बहुत शीर्ष नेतृत्व से मिलने की कोशिश करी, लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी से उनको टाइम नहीं मिल पाया। और उससे भी हैरानी की बात है कि एक दो सांसदों को अगर छोड़ दें तो बीजेपी का कोई भी नेतृत्व जो है उनकी बेटी के जन्मदिन में शामिल नहीं हुआ। एक संजीव बालियान जी को छोड़ दिया जाए तो उनके साथ हो सकता है उनके घरेलू संबंध हो। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि हनुमान बेनीवाल वहां से हताश लौट कर आए, और दूसरे दिन जब उनकी बेटी का जन्मदिन का समारोह था तो उसमें अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, संजय सिंह, इन सब नेताओं को उन्होंने शामिल किया। लेकिन इनसे पहले उन्होंने बीजेपी से संपर्क साधना की कोशिश करी। तो वो कौन से कारण है कि जिसकी वजह से बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल से एकदम ही दूरी बना ली? और आप ये सोच रहे होंगे कि भाई हनुमान बेनीवाल को कहाँ जरूरत पड़ रही है बीजेपी से या किसी से भी गठबंधन करने की। उनकी अलग पार्टी है, वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिए ये समझने के लिए जो है हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, और नागौर की और जो जहां से वो चुनाव लड़ते हैं उसके बारे में हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। 1990 के अंदर क्या हुआ कि उनके पिताजी रामदेव बेनीवाल नागौर की मुंडवा विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं जनता दल से, और वो चुनाव हार जाते हैं हबीबुल रहमान से। 1993 का फिर वो चुनाव लड़ते हैं और वो फिर हार जाते हैं हबीबुल रहमान से। उसके बाद 1998 में उनका देहांत हो जाता है और बेनीवाल का कोई भी परिवार का सदस्य चुनाव नहीं लड़ पाता। 2003 का लोकसभा विधानसभा का चुनाव उसी सीट से, मुंडवा विधानसभा सीट से फिर लड़ते हैं हनुमान बेनीवाल। और हैरानी की बात यह है कि हनुमान बेनीवाल वो चुनाव फिर हार जाते हैं, वहां से बीजेपी चुनाव जीतती है। 2008 में हनुमान बेनीवाल बीजेपी ज्वाइन करते हैं, बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं, और मुंडवा विधानसभा सीट परिसीमन के बाद खीवसर के नाम से हो जाती है। और फिर हनुमान बेनीवाल 2008 में पहली बार बीजेपी से चुनाव जीतते हैं। 2013 का चुनाव आता है, लेकिन 2013 के चुनाव में हनुमान बेनीवाल को बीजेपी से निष्कासित कर दिया जाता है, क्योंकि पार्टी विरोधी बयानबाजी के कारण जो है पार्टी उससे बहुत नाखुश थी और उनको निष्कासित कर दिया जाता है चुनाव से एन वक्त पहले। 2013 का चुनाव हनुमान बेनीवाल लड़ते हैं निर्दलीय, लेकिन जीतते हैं तो फिर वही बीजेपी की वजह से, क्योंकि उनके साथ जो एक सांत्वना की भावना थी खीवसर में, उसका वो फायदा उठाते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। फिर 2018 का चुनाव आता है, तो 2018 के चुनाव में भी वो बीजेपी के साथ समझौता करते हैं, गठबंधन करते हैं, और बीजेपी खीवसर की सीट और 2 सीटों को, एक 2-3 सीटें और उनके लिए छोड़ती है, वहाँ पे अपना कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करती। उसकी वजह से वो खीवसर का चुनाव जीत जाते हैं 2018 में। फिर बीजेपी की मदद 2019 में वो फिर बीजेपी नागौर की सीट खाली छोड़ती है और वो सांसद बन जाते हैं। तो हनुमान बेनीवाल का अगर आप राजनीतिक इतिहास देखें पिछले 20-25 साल का, तो देखिए कभी भी वो बिना बीजेपी के कोई चुनाव नहीं जीत पाए। उन्होंने जितने भी चुनाव अपने जीवन में जीते हैं वो या तो बीजेपी से गठबंधन करके जीते हैं, या फिर बीजेपी ने सीट खाली छोड़ी है उस वजह से जीते हैं। तो पहले बीजेपी के नेतृत्व ने गठबंधन कर लिया था,
लेकिन इस बार नहीं कर रही। ऐसा क्यों? देखिए, बीजेपी का जो राज्य की इकाई है उसकी हनुमान बेनीवाल के साथ हमेशा से ही खटपट रही है। वो 2018 में भी नहीं चाहते थे उनके साथ गठबंधन करना, लेकिन हनुमान बेनीवाल किसी तरीके से अमित शाह और नरेंद्र मोदी से संपर्क साधने में कामयाब हो जाते हैं और वो सीधा दिल्ली जाकर गठबंधन कर लेते हैं। और उसका भारी नुकसान बीजेपी को 2018 में उठाना पड़ता है और राज्य की इकाई जैसे बिल्कुल तितिर बितिर होकर चुनाव लड़ रही थी। इस बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह को समझ में आ गया है कि हनुमान बेनीवाल के नीचे, पैरों के नीचे इतनी जमीन है नहीं जितनी वो दिखाते हैं। और उन्होंने जब पूरा रिसर्च करी बीजेपी की टीम ने, तो उन्होंने लगा लिया कि हनुमान बेनीवाल के साथ नुकसान है। अब हम सोचेंगे कि हनुमान बेनीवाल इतने बड़े नेता हैं तो बीजेपी नहीं करती है तो ना करे, 2 4 5 सीटें जो उनके पास हैं वो तो निकाल ही लेंगे ना, इसमें परेशानी वाली बात क्या है? देखिए, त्रिकोणीय मुकाबले में हनुमान बेनीवाल को दुनिया की कोई ताकत नहीं जिता सकती। नागौर के जो डेमोग्राफिक हैं उसके हिसाब से अगर बीजेपी, कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल लड़ते हैं तो नहीं जीत पाएंगे। देखिए, मुसलमान नागौर का वोट डालता है उसको जो बीजेपी को हराए। उसको कोई लेना देना नहीं है विकास हुआ, सड़क बनी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनको कोई लेना देना नहीं है। वो जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट डालते हैं। तो वो कांग्रेस के पास चला गया क्योंकि बीजेपी नागौर के अंदर कांग्रेस का संगठन बहुत अच्छा है, ये हम सब जानते हैं। मिर्जा परिवार वहाँ से आता है। उसके बाद राजपूत। देखिए, राजपूत हनुमान बेनीवाल को वोट नहीं डालते क्योंकि 2003 के अंदर जो आनंदपाल और जो जीवन राम गोदारा हत्याकांड था, उसको जिस हिसाब से हनुमान बेनीवाल ने एक जातिवाद का रूप दे दिया था, तब से राजपूतों का परमानेंट हनुमान बेनीवाल के साथ मोह भंग हो गया है। तो 2 बड़े वोट बैंक निकल गए। अब बात करते हैं जाटों की। जाट अपने विवेक से वोट डालने लग गया है और जाट अब जातिवाद के या जाति के नाम पर वोट नहीं डालता। ये हम लोकसभा में भी देख चुके हैं और ये हम विधानसभाओं में भी देखते हैं। और जो दूसरे वोट बैंक है, जैसे ब्राह्मण हो गए, वैश्य हो गए, दलित हो गए, वो सारे अब हमें पता है कि धीरे धीरे ब्राह्मण और वैश्य तो पहले से ही बीजेपी का कोर वोटर है। और जो डायरेक्ट बेनिफिट हैं, जो खातों में पैसे आ रहे हैं, जो लोगों को योजनाओं के जो लाभ मिल रहे हैं, तो दलित भी जो है बीजेपी की तरफ बहुत हद तक जो है खिसक गया है और जो पीछे रहेगा भी वो कांग्रेस के साथ जा रहा है। तो हनुमान बेनीवाल के साथ अगर आप देखें तो कोई भी बड़ा वोट बैंक नहीं है और यही एक कारण है कि हनुमान बेनीवाल गठबंधन के लिए ललक है उनके अंदर कि मुझसे कोई गठबंधन कर ले। उनके बयानों के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो पहले के मुकाबले जो है वो बहुत ज़्यादा कमी आई है, वरना पहले जितनी वो टीका टिप्पणी करते थे लोगों पे, अब उसमें बहुत कमी आई है। उसका यही एक कारण है। एक और जो ये बार बार सचिन पायलट को कहते हैं, तो उनको ये है कि कम से कम मेरे पीछे कोई तो मेरे साथ हो चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उनके साथ कोई भी नहीं आना चाहता। क्योंकि देखिए, जिस हिसाब की राजनीति हनुमान बेनीवाल करते हैं, अब जाटों का मोह भंग हो गया हनुमान बेनीवाल से। जो टिप्पणी इन्होंने दिव्या मदेरणा के ऊपर करी थी कि इस लड़की की उम्र हो गई है, इसकी शादी करवा दो, और ये बयानबाजी जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं और जब आप एक लीडर होते हैं तो आपको शोभा नहीं देती ऐसी टिप्पणियां। हाँ, जब हम चाय की दुकान पे बैठे होते हैं या 2 जने आपस में बात कर रहे होते हैं तो तब ये बातें हम कर सकते हैं, लेकिन आप सार्वजनिक जीवन में ये बातें नहीं करते। और जाटों के अंदर बहुत ज़्यादा इसका विरोध हुआ था कि ऐसी टीका टिप्पणी, और वो भी समाज की एक लड़की के खिलाफ और कुंवारी लड़की के खिलाफ, इनको नहीं करनी चाहिए थी। तो हनुमान बेनीवाल जितना मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उतना मजबूत है नहीं। आज भी मैं उनके ट्विटर के थ्रेड देख रहा था, तो उसके अंदर उन्होंने जिस हिसाब से उन्होंने इफ्तियार पार्टी मनाई है, उस हिसाब से ऐसा लगता था कि जैसे बहुत घबराए हुए हैं। क्योंकि वोट त्रिकोणीय संघर्ष के अंदर वोट मिलना ना बहुत मुश्किल है हनुमान बेनीवाल को। अगर 2018 के चुनाव देखें तो बीजेपी के साथ गठबंधन था, उसके बावजूद भी जो है कांग्रेस से बहुत ज़्यादा मार्जिन से चुनाव नहीं जीते थे उनके कैंडिडेट। वो खुद 16,000 वोटों से जीते थे और उसके बाद जो उनका जो दूसरा कैंडिडेट था वो भी 12,000 या 11,000 वोटों से जीता था। तो त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर आप देखिए, अगर बीजेपी वहां से चुनाव लड़ती है तो फिर कहाँ जाएंगे हनुमान बेनीवाल? और जब योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नेता नागौर में आकर के जब हुंकार भरेंगे तो फिर हनुमान बेनीवाल कहीं भी नहीं टिक पाएंगे। और यही एक कारण है कि वो गठबंधन करने के लिए और इतने ज़्यादा आतुर हैं।
लेकिन अब इनकी राजनीति सबको समझ में आ चुकी है और स्पेशली बीजेपी को समझ में आ चुकी है कि नहीं, बहुत हो चुका, अब नहीं। क्योंकि हनुमान बेनीवाल का देखिए, उनका व्यक्तिगत कोई वजूद नहीं है। हनुमान बेनीवाल अगर 20 साल भी लगातार सांसद का चुनाव लड़ते नागौर से, वो नहीं जीत पाते। बीजेपी ने उनको एक झटके में वहाँ से सांसद बना दिया। और बदले में उन्होंने क्या किया? बदले में उन्होंने बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया। तो देखिए, और बीजेपी से समर्थन क्यों वापस ले लिया, इसके भी बारे में हम बात करेंगे। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी राजनीति है। ये हनुमान बेनीवाल का खुद का फैसला नहीं था। हनुमान बेनीवाल को एक रणनीति के तहत राजस्थान के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ नेताओं ने इनको भ्रमित किया और भ्रमित करके इनसे समर्थन वापस लिया। वो हम अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई इन्होंने क्यों समर्थन वापस लिया और इनको कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने इनकी राजनीति को जो है वो हाशिए पर ला के रख दिया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।